हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन शर्मा। वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चा बेसिकली हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से बड़े ही डिटेल में हम देख चुके थे, तो इसीलिए आज हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो बच्चा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से इसमें क्लियर किया है। बेसिकली हमने जो पूरा चैप्टर है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच से ही पूरे चैप्टर को किया था। जो बच्चा एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है ना, उनको भी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, और उसका ए पार्ट है, वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी। वुमेन वर्कर्स ने बच्चा क्या किया था, जो ब्रिटेन में जो स्पिनिंग जेनी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था ना, जो स्पिनिंग जेनी का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उसका क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था, उसके वो अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी बिकॉज इट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। क्योंकि इसने स्पीडेड अप कर दिया था किसका सर, स्पिनिंग प्रोसेस को, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसेस लेबर डिमांड। अब बच्चा क्या था ना कि पहले के टाइम में तो क्या होता था, ये गांधी जी का चरखा होता था और इसमें क्या वन थ्रेड वन यार्न बनता था वन टाइम में। अब क्या था, जैसे ही स्पिनिंग जेनी मशीन आती है ना, वो एक टाइम में वन टाइम में कई सारे यार्न्स को वो क्या कर सकती थी, बना सकती थी। उसने क्या किया, जो प्रोसेस था उस स्पीड अप होने की वजह से जो लेबर की जो डिमांड है ना, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। दिस कॉज्ड अ वैलिड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन वर्किंग इन दी मूविंग इंडस्ट्री। बेसिकली क्या हुआ, इससे है ना उनके मनों में एक है ना एक डर क्रिएट हो गया, एक है ना उनके मन में एक है ना भय आ गया। क्यों आ गया सर? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अगर ऐसे स्पिनिंग जेनी मशीन के थ्रू प्रोडक्शन होता रहा तो क्या आ जाएगा सर, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। किसके लिए सर? जो वुमेन्स है ना, जो इस फील्ड के अंदर, जो इस इंडस्ट्रीज के जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, उनके लिए क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। टिल डेट दे हैड सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बट दिस वाज प्लेस्ड इन पैरेलल बाय द न्यू मशीन। अब क्या था, पहले तो वो अपने हैंडमेड जो प्रोडक्शन था, जो हैंडमेड स्पिनिंग थी ना, उसके थ्रू ही वो काम कर रहे थे। पर अब जैसे ही न्यू मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो उनको बेसिकली क्या है ना, उस इंडस्ट्री से धीरे धीरे बाहर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि सर अब एक यान को क्रिएट करने का टाइम नहीं था। अब वन टाइम पे कई सारे यान एक साथ तैयार होते थे मशीन्स के थ्रू। ऐसे में लेबर की जो जरूरत थी, जो लेबर की जो एक होती डिमांड, वो रिड्यूस हो गई थी। अब ऐसे में हम हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है बी, उसमें चलते हैं। इन द 17th century merchants from towns in Europe began unemploying peasants and artisans within the villages। अब क्या हुआ, जैसे ही 17th century शुरू होता है, तो मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स, जो टाउन्स में जो मर्चेंट्स है ना, वो क्या करते हैं, विलेजेस की तरफ जाते हैं, जो कंट्री साइड है वहां पे जाते हैं और वहां पे एम्प्लॉय करते हैं किसको सर, किसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पीजेंट्स और आर्टिसंस को। ओके, क्यों सर, ऐसा क्यों था, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो हमने देखा था कि जो मर्चेंट्स है ना, वो टाउन्स के अंदर अपना जो पूरा बिजनेस है वो स्प्रेड नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जो ट्रेड गिल्ड्स थे, जो मोनोपोली थी ना, उसके कारण उनको टाउन्स के अंदर ट्रेड करने की इजाजत जो है, वो परमिट जो है वो नहीं मिल पा रहा था, और वो अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। इसके चलते वो लोग क्या करते हैं, जो विलेजेस है ना, विलेजेस की तरफ मूव करते हैं। विलेजेस मूव करते हैं तो उन्हें पीजेंट्स और आर्टिसंस मिलते हैं, और उनको वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। द ट्रेड एंड कॉमर्स गिल्ड कंट्रोल दी मार्केट। अब क्या था, जो ये ट्रेड और जो कॉमर्स गिल्ड्स थी ना, उन्होंने क्या कर रखा था, मार्केट को कंट्रोल कर रखा था। गिल्ड क्या होता है सर? बेसिक एक ग्रुप होता है लोगों का। ओके, रॉ मटेरियल्स, एम्प्लॉयज एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन दी टाउन। और उनके कंट्रोल में क्या था सर? रॉ मटेरियल उनके कंट्रोल में था, एम्प्लॉयज उनके कंट्रोल में थे, एंड आल्सो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना होगा, कैसे होगा, किस क्वांटिटी में होगा, सब कंट्रोल कौन करते थे? ये ट्रेड गिल्ड्स किया करते थे। अब इस सिचुएशन में दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब ऐसे में उन मर्चेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम सामने क्रिएट हो जाती है, जो प्रोडक्शन को क्या करना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते थे बाय एम्प्लॉइंग मोर मैन, ताकि वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। पर ट्रेड गिल्ड्स के कारण वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। देयरफॉर दे टर्न टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हु लिव्ड इन विलेजेस। इसी कारण वो लोग कहाँ टर्न हो जाते हैं, पीजेंट्स और आर्टिसंस की तरफ, ताकि उन लोगों को एम्प्लॉय करके वो अपना जो प्रोडक्शन है ना, उसको वो इंक्रीज कर सके। इसमें हम देखते हैं दी पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th century। आखिर ऐसा क्यों था कि जो सूरत वाले जो पोर्ट्स थे ना, जो हमारे ट्रेडिशनल पोर्ट्स रहे हैं, वो अब डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कब सर? एंड ऑफ द 18th century। एंड ऑफ द 18th century में उन्होंने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था। क्यों करना शुरू कर दिया था सर? क्योंकि ब्रिटिश रूल अब क्या था, डोमिनेंस में आ रहा था। ब्रिटिश रूल ने बेसिक जितना भी ट्रेड था ना, वो कहाँ पे लेके जा रहे थे, उनके खुद के जो पोर्ट्स थे ना, वहां उस ट्रेड को वो शिफ्ट कर रहे थे। ऐसे में जो सूरत में होने वाला जो ट्रेड था, जो सूरत पोर्ट से होने वाला जो ट्रेड था, अब वो डिक्लाइन हो रहा था।
The port of Surat declined by the 18th century on account of the growing power of European companies in trade with इंडिया। अभी वहां पे क्या था सर की ग्रोइंग पावर थी ना, यूरोपियन कंपनीज जो थी उनकी जो ट्रेड के थ्रू पूरे इंडिया को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। दे सिक्योर्ड मैनी कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स एज वेल एज द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड। ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई सारे कंसेशन सिक्योर कर लिए थे और इसी के साथ उन्होंने कई मोनोपोली राइट्स को भी सिक्योर कर लिया था कुछ ना स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए। दिस लेड टू अ डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली। इसी के कारण जो ओल्ड पोर्ट्स थे जहां पे अभी तक ट्रेड हो रहा था, अब वो डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उन पोर्ट्स का नाम था सूरत पोर्ट और था हुगली पोर्ट। अब फ्रॉम वेयर लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड, जहां पे कौन ऑपरेट करता था, लोकल मर्चेंट्स वहां पे ऑपरेट करते थे, क्योंकि वहां वो जो ओल्ड पोर्ट्स थे वहां पे सबसे ज्यादा डोमिनेंस किनका था, इंडियंस का था। ओल्ड जो मर्चेंट्स है, जो ट्रेडर्स है ना, उनका था। एक्सपोर्ट स्लोड एंड लोकल बैंक्स हियर वेंट बैंकरप्ट। अब क्या था, जो एक्सपोर्ट था ना वो तो स्लो हो गया था और इसी के साथ साथ जो लोकल बैंक्स है ना वो बैंकरप्ट हो रहे थे, क्योंकि उनका जो बिजनेस है ना वो अब धीरे धीरे क्रैश हो रहा था। अब बी में हम चलते हैं, तब हम देखते हैं कि द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्तास टू सुपरवाइज वेवर्स इन इंडिया। बच्चा ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक है ना पोस्ट अपॉइंट की थी जिसका नाम था गोमास्तास। अब जो गोमास्तास थे ना, इनका काम क्या था, सुपरवाइज करना था। सुपरवाइज किसको करना था, वेवर्स को करना था। कहां पे सर, इंडिया में। इंडिया में वेवर्स को सुपरवाइज करने के लिए एक पोस्ट थी जिसका नाम था क्या, गोमास्तास। अब क्या है ना सर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो पूरे ट्रेड पे कंट्रोल चाहती थी। उसके लिए उसने क्या किया, कई सारे मोनोपोली राइट्स ले लिए थे। उन्होंने कई सारे ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को क्या है ना इस पूरे ट्रेड से क्या निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था। और इसी के साथ उन्होंने पूरे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जो उनके वेवर्स थे ना, वेवर्स को क्या देना शुरू कर दिया था, एडवांस देना शुरू कर दिया था। एडवांस के थ्रू क्या होता था ना बच्चा, वो अब एक एग्रीमेंट में आ जाते थे कि वो जो भी प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन को उनको किसको देना रहेगा, उस प्रोडक्शन को उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सेल करना होगा। अगर वो उसको सेल नहीं करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। अब ऐसे में द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्तास फॉर गोमास्तास। अब बेसिक आती है बात कि सर जो ट्रेड है, अगर ट्रेड को आपको कंट्रोल करना है तो कुछ उसका सुपरवाइजिंग करने के लिए, कुछ सुपरवाइज करने के लिए लोगों को भी तो लाना होगा, कुछ लोगों को भी तो अपॉइंट करना होगा। ऐसे में ये पोस्ट थी सर गोमास्तास की। अब गोमास्तास का काम क्या था, टू एलिमिनेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एंड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर दी वेवर्स। अब क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहती थी। किसको कंट्रोल करना चाहती थी सर, वेवर्स को कंट्रोल करना चाहती थी। सर अब क्या है ना, एक चेन सिस्टम होता है, कोई भी बिजनेस का एक चेन सिस्टम होता है। अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल है, अगर यहाँ पे वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो ट्रेड है, जो बेसिक जो जहाँ पे सेल होगा वो ये वाली लोकेशन है। अब इसके बीच में कई सारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स है ना, कई सारे क्या आते थे, मीडिएटर्स आते थे। ऐसे में अगर किसी भी गुड की कॉस्ट अगर है ना 10 रुपीज है, तो वो यहाँ तक आते आते लगभग 22 के आसपास पहुंच जाती थी। अब ये जो 22 या फिर जो ये 12 रुपीज का जो ये गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये जो बीच के जितने भी मर्चेंट्स वगैरह है ना, इन सबको क्या किया, हटा दिया। और हटाने के बाद क्या किया, एक डायरेक्ट कनेक्शन उनमें बिठाया। और डायरेक्ट कनेक्शन किससे था, उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से था। ऐसे में इस पूरे ट्रेड को सुपरवाइज करने का काम जो होता था वो एक मीडिएटर, मिडमैन का होता था, जिसका नाम क्या था, गोमास्ता होता था। आगे, टू एलिमिनेट वेवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स एंड मींस ऑफ एडवांसेस एंड कंट्रोल। अब क्या करते थे, वो एलिमिनेट करते थे वेवर्स को, ताकि वो डील नहीं कर सके किसी और बायर से। ओके, कैसे सर, क्यों, वो उनको एडवांस दे दिया करते थे और उनके ऊपर क्या करते थे, फिर वो कंट्रोल करते थे। फिर हम आगे देखते हैं क्या, इन दिस मैनर वेवर्स हु टुक लोन्स एंड फीस इन एडवांस वर ऑब्लिगेटेड टू दी ब्रिटिश। इस तरीके से बच्चा जो वेवर्स थे ना, वेवर्स जिन्होंने एग्रीमेंट, जिन्होंने उनसे पैसा लिया था, जिन्होंने उनसे एडवांस लिया था ना, अब वो ऑब्लिगेटेड थे टू दी ब्रिटिश। अब वो किसके ऑब्लिगेटेड थे, ब्रिटिश के वो ऑब्लिगेटेड थे। अब जो ब्रिटिश कहेगी वही उन्हें करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अब क्या है ना, हमें ट्रू एंड फॉल्स देखने हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स में हमारे पास ए है, at the end of the 19th century 80% of the total workforce in Europe was employed in the technologically advanced industrial sector। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जैसा कि हम जानते हैं एंड ऑफ द 19th century में भी सर ट्रेडिशनल जो वर्कर्स थे ना, जो क्राफ्ट पर्सन थे ना, उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई थी। क्यों सर? क्योंकि जो अभी तक जो लोग थे, जो लोग काम करने वाले बंदे थे, जो वर्कर्स थे ना, उन्हें इतना टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है ना ध्यान नहीं था। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा जो 80% जो वर्कर्स थे ना, वो कौन थे सर? क्राफ्ट्समैन थे, ना कि जो ये टेक्नोलॉजिकली जो टेक्निकल वर्कर्स होते हैं ना वो। तो ऐसे में ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है वो कैसा है? फॉल्स है। कैसे है? एट द एंड ऑफ द 19th century 18% of the total workforce in Europe was employed in the technologically advanced industrial
सेक्टर। ऐसे में ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक ही क्यों सर, 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ था, 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया पे, ऑल ओवर इस ये जो मार्केट था ना इसके ऊपर क्या कर लिया था, कंट्रोल। अब ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th सेंचुरी इज ट्रू। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दी अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अब बच्चा क्या है ये कहना चाह रहे हैं, जो अमेरिकन सिविल वॉर थी ना, इस वॉर के कारण क्या था, इंडिया में जो है ना एक्सपोर्ट था कॉटन का, वो कैसा हो गया था, रिडक्शन हो गया था, उसका रिड्यूस हो गया था। नहीं सर, गलत है, क्योंकि अमेरिका जब सिविल वॉर में चल रहा था उस टाइम इंडिया में जो है ना एक्सपोर्ट्स जो थे वो इंक्रीज हुए थे, ना कि वो डिक्रीज हुए थे। क्यों सर, क्योंकि अब ब्रिटेन को क्या चाहिए था सर, रॉ मटेरियल चाहिए था, उन्हें कॉटन चाहिए था। अब कॉटन उन्हें कहां से सप्लाई होता था, अमेरिका से सप्लाई होता था, पर अमेरिका में क्या चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर चलने के कारण उन्हें शिफ्ट होना पड़ा किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। तो ऐसे में ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल। The introduction of the fly shuttle enabled handloom workers to improve their productivity. True or false? बच्चा ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों सर, क्योंकि जो फ्लाइंग शटल मशीन्स थी ना, उन्होंने उसको इनेबल किया था, हैंडलूम वर्कर्स को इनेबल किया था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, यानी कि उनका जो प्रोडक्टिविटी थी ना वो इंक्रीज हो गया था। ऐसे में ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आखिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो हम देखते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्री सिस्टम। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को कहते हैं जो किस पे बेस्ड था, वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, वो फैक्ट्री पे बेस्ड सिस्टम। Before the coming of the factories, there was a large-scale industrial production for an international market. इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज के आने से पहले भी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, किसके लिए सर, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। पर उस समय, उस टाइम पीरियड में किसी भी टाइप का फैक्ट्री सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। दिस पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल हिस्ट्री इज नोन एज अ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो पार्ट था ना हिस्ट्री का, इसे ही हम कह देते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर हम इसे कह देते हैं फैक्ट्रीज के आने से पहले का जो टाइम पीरियड था ना, फैक्ट्री सिस्टम के आने से जस्ट पहले का टाइम पीरियड को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जिस समय पे मास प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, पर किसी भी तरीके से फैक्ट्री सिस्टम का जो एक है ना वजूद देखने को हमें नहीं मिलता है। फिर हम आगे देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाट, ये तो सेम हो गया। फिर हम और आगे देखते हैं डिस्कशन। अब डिस्कस में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन। अब ऐसा क्या था सर कि जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, कब के सर, 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे मशीन्स का यूज नहीं किया करते थे। मशीन का यूज करने की बजाय वो किनका यूज करना पसंद करते थे, हैंड लेबर का यूज करना वो पसंद करते थे। ऐसा क्यों था, सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रीफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स, बिकॉज ऐसा क्यों था, क्योंकि मशीन वर कॉस्टली, क्योंकि मशीन्स जो थी वो कॉस्टली थी, इनइफेक्टिव थी, डिफिकल्ट टू रिपेयर, उनका रिपेयर और मेंटेनेंस था ना वो बहुत ज्यादा था, एंड नीडेड ह्यूज कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब बच्चा क्या था, उन्हें क्या चाहिए होती थी, ह्यूज कैपिटल चाहिए होती थी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। क्यों चाहिए होती थी सर, क्योंकि जो मशीन थी ना उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। लेबर वाज अवेलेबल एट लो वेजेस। अब क्या था, उस टाइम है ना बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। ऐसे में जो लेबर था ना वो कैसा था, लो वेजेस के में काम करना शुरू हो जाता था। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इन सीजनल इंडस्ट्रीज ओनली सीजनल लेबर वाज रिक्वायर्ड। अब क्या था, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी थी जो कैसी थी, सीजनल हुआ करती थी, जहां पे काम कैसा हुआ करता था, सीजनल हुआ करता था। ऐसे में उन लोगों के लिए मशीन्स को लगवाना, मशीन्स को एस्टैब्लिश करवाना ऐसे कोई बेनिफिशियल नहीं होता था। फिर हम आगे देखते हैं, मार्केट डिमांड्स ऑफ वैरायटी ऑफ डिजाइन्स एंड कलर एंड स्पेसिफिक टाइप कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय मशीन मेड। अब बच्चा क्या है ना, जो मार्केट था ना उस टाइम, मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज थी, किसकी सर डिजाइन थी, कलर्स थे, किसके सर ये जो एक प्रोडक्ट होते थे ना, उन प्रोडक्ट्स की क्या होती थी, कई सारी वेराइटीज होती थी, कई सारे कलर्स होते थे। मशीन्स, अब ऐसे में बच्चा मशीन्स के थ्रू इनका प्रोडक्शन कर पाना मुश्किल था, इसीलिए उन लोगों ने क्या प्रीफर किया, हैंड लेबर प्रीफर किया। इन विक्टोरियन एज द एरिस्टोक्रेट्स, अब बच्चा ये एरिस्टोक्रेट्स कौन होते थे, जो अपर क्लास होती थी ना उस टाइम की, उन्हें एरिस्टोक्रेट्स कहते थे। एंड अदर अपर क्लास पीपल प्रीफर्ड आर्टिकल्स मेड बाय हैंड ओनली। वो किसको प्रीफर करते थे, हैंडमेड जो गुड्स होते थे ना उन्हें ही प्रीफर करते थे। क्यों सर, ऐसा क्यों था, क्योंकि वो उनको अपने स्टेटस का क्या समझते थे, सिंबल समझते थे कि हम क्या यूज कर रहे हैं, हम हैंडमेड गुड्स को यूज कर रहे हैं। इसीलिए बच्चे यही कुछ कारण थे। इसी कारण से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना 19th सेंचुरी में, वो किसको प्रेफर कर रहे थे, हैंड लेबर को ओवर
machines। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे इसमें, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स। अब बच्चा क्या था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस्टेब्लिश होती है इंडिया के अंदर। उससे पहले का हम थोड़ा सिनारियो देखते हैं। पहले क्या हुआ था बच्चा, इंडिया का जो ये टेक्सटाइल सेक्टर है ये बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। इंडिया के जो फाइन टेक्सटाइल है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। पर अब क्या था ना बच्चा, डिमांड के साथ साथ जो वेवर्स है ना, वेवर्स क्या करते थे, जो ट्रेडर्स होते थे ना, उनसे क्या कर सकते थे, अच्छे से बार्गेन कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कई सारे ट्रेडर्स होते थे, कई सारे बायर्स होते थे। तो उनको क्या था ना, एक ट्रेड करने का एक बहुत अच्छा तरीका, एक बहुत अच्छा उन्हें माध्यम मिल जाता था। बार्गेन करने के लिए एक बहुत अच्छा उन्हें स्पेस मिल जाता था। पर क्या हुआ बच्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा मानना था कि इस स्पेस के कारण है ना, उनकी जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई क्या है, सप्लाई चेन फुलफिल नहीं हो पा रही। तो इसलिए उन्हें लगा कि हमें इंडिया के ऊपर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम हमारा जो ये कॉटन टेक्सटाइल है ना, इसकी रेगुलर सप्लाईज ले सके और ऑल ओवर जो इंडिया का जो ये कंट्रोल है ना ट्रेड का, वो हम कर सके, सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स। और इसी के साथ साथ हम इंडियन वीवर्स को भी कंट्रोल कर सके। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज डिफरेंट मीन्स टू प्रोक्योर सिल्क एंड कॉटन फ्रॉम दी वेवर्स। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने कई तरीकों से सिल्क एंड कॉटन को वेवर्स से परचेज करने के तरीके निकाल लिए। वेवर्स, उन्होंने एक पोस्ट अपॉइंट करी थी जिसका नाम था सा गोमास्तास का डिस्कशन अभी जैसा हमने पहले किया है। गोमास्तास का काम क्या था, सुपरवाइज करने का था। उनका काम ये था कि जो ये ट्रेड हो रहा है ना इस पूरे चेन के अंदर, डायरेक्ट कंट्रोल देना किसको सर, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके अलावा हम आगे देखते हैं क्या उनका काम ये भी था कि सप्लाई को कलेक्ट करना और उसकी जो क्वालिटी है उसको एग्जामिन करना। फिर हम देखते हैं क्या, प्रिवेंशन ऑफ कंपनी वेवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ एडवांस एंड लोन्स। अब क्या है ना बच्चा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये वेवर्स को और किसी बायर से डील करने के लिए कैसे रोकती थी, कि वो उनसे पहले ही क्या कर देती थी, एक एग्रीमेंट कर लेती थी, उनको पहले ही एक एडवांस दे दिया करती थी कि सर अगर हमसे आपने एडवांस लिया है तो प्रोडक्ट को आप सिर्फ किसको सेल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें ही आप सेल कर सकते हो। और आपको सुपरवाइज करने के लिए कौन सी पोस्ट है सर, गोमास्ता की पोस्ट है, और ये गोमास्तास आपको क्या करेंगे, सुपरवाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करते हैं। इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन। राइट योर पीस यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। देखो बेसिकली क्या है ना बच्चा, एक इमेजिनेटिव है, इसके अंदर आप कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेसिक हमारा कराने का एक मोटिव यह है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सर एग्जाम में हमें क्या लिख के आना है, पर इसके अंदर आप भी कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हम डिस्कस करते हैं, ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन। इसका टॉपिक क्या है, ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन। ड्यूरिंग द 17th and 18th century merchants would trade with रूरल पीपल इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब क्या था, 17 और 18 सेंचुरी में जो मर्चेंट्स है ना, जो व्यापारी है, जो ट्रेडर है ना, वो डील किया करते थे किससे सर, रूरल पीपल से। किसके लिए सर, टेक्सटाइल के लिए। अ क्लोथियर वुड बाय वूल फ्रॉम अ वूल स्टैपलर, कैरी इट टू द स्पिनर and then take the yarn to the weavers, fuller and dyers for further levels of production। अब क्या था ना सर, एक क्लोथियर जो होता था ना, वो बाय करता था वूल को, उस वूल को वो लेके जाता था स्टेपलर के पास, स्टेपलर से वो लेके जाता था स्पिनर्स के पास, स्पिनर से वो यान बनवाता था और यान को लेके जाता था वेवर्स के पास, वेवर्स से फुलर्स, डायर्स, और ऐसे ही करके है ना पूरा एक है ना लेवल्स बन जाते थे किसके सर, प्रोडक्शन के। किसका प्रोडक्शन हो रहा है सर, ये जो हिस्ट्री ऑफ कॉटन है ना, कॉटन से हम क्या बना रहे हैं, टेक्सटाइल बना रहे हैं, उसका पूरा हम प्रोसेस देख रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्या, लंदन वॉस। अब क्या था सीन, कि जो क्लोथियर था उन्होंने ये सारी प्रोसेसेस तो कर ली थी। अब ऐसे में जो उसका फिनिश, एकदम जो फिनिशिंग सेंटर था ना, वो फिनिशिंग सेंटर था लंदन वॉज द फिनिशिंग सेंटर फॉर दिस गुड्स। दिस फेज इन ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री इज नोन एज अ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वही फेज है जिसका नाम क्या है सर, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है सर। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम अपने को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। उस फेज के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस फेज के अंदर क्या था ना सर, फैक्ट्रीज तो थी नहीं, फैक्ट्रीज से जस्ट पहले जो हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज जो प्रोडक्शन करते थे ना, उसे ही कहते हैं हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दिस फेज फैक्ट्रीज वर नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कोई एसेंशियल पार्ट नहीं थी फैक्ट्रीज। व्हाट वाज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस, क्या प्रेजेंट था, सिर्फ एक कमर्शियल एक्सचेंजेस प्रेजेंट हुआ करते। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा ऑफ फैक्ट्रीज वाज कॉटन। जो फर्स्ट सिंबल था ना सर न्यू एरा का, कि न्यू एरा शुरू हो चुका है फैक्ट्रीज का, वो किसका सिंबल था, वो किससे सिंबलाइज हुआ था सर, कॉटन फैक्ट्रीज से हुआ था। इट्स प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली इन दी लेट 19th सेंचुरी। इसका जो प्रोडक्शन है लेट 19th सेंचुरी में इंक्रीज होता है। इंपोर्ट्स ऑफ रॉ कॉटन। अब क्या था ना बच्चा, फैक्ट्रीज तो सेटअप हो रही थी, अब फैक्ट्रीज को डिमांड किसकी थी सर, रॉ कॉटन की। अब जो रॉ कॉटन की जो डिमांड है उसको हम एक है ना फैक्ट के थ्रू समझते हैं कि सर
1760 में उनकी डिमांड थी लगभग 2.5 मिलियन की। 1716 में डिमांड कितनी थी? 2.5 मिलियन की। कितनी थी? 2.5 मिलियन की। वही डिमांड 22 मिलियन की हो गई सर कब तक? 1787 तक। क्यों हुई सर? क्योंकि फैक्ट्री सेटअप होना शुरू कर दिया था, फैक्ट्री ने सेटअप होना शुरू कर दिया था। इस कारण से 1787 आने तक लगभग जो रॉ कॉटन की जो डिमांड थी वो थी लगभग 22 मिलियन। पहले ये डिमांड 1760s में कितनी थी? 2.5 मिलियन, जबकि 1787 आते आते ये डिमांड पहुंच गई सर 22 मिलियन तक। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द कॉटन मिल एंड न्यू मशीन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यू कॉटन मिल्स आ चुकी थी, न्यू मशीनरीज आ चुकी थी एंड बेटर मैनेजमेंट अंडर वन रूफ। और बेटर मैनेजमेंट आ चुका था अंडर वन रूफ। बेसिकली बताना चाह रहे हैं सर फैक्ट्रीज आ चुकी थी। फैक्ट्रीज में क्या होता है सर? फैक्ट्रीज में यही तो होता है, न्यू मशीनरीज होती है, बेटर मैनेजमेंट होता है, सुपरविजन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसके थ्रू क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है। टिल 1840 कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1840s तक क्या था ना बच्चा, जो ये कॉटन सेक्टर है ना, ये एक लीडिंग सेक्टर था। किस लिए सर? फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या है? एक लीडिंग सेक्टर था। ये पूरे उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को क्या कर रहा था? लीड कर रहा था। क्यों कर रहा था सर? क्योंकि उस टाइम बेसिक जो प्रोडक्शन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो सबसे ज्यादा एक है ना मेजर था, वो कौन था सर? सिर्फ कॉटन था। ऐसे में जो फर्स्ट फैक्ट्रीज थी वो किसकी थी सर? मोस्ट इन्वेंशंस इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेक्टर वर मेट विद डिसरिगार्ड एंड हेटेड बाय द वर्कर्स बिकॉज मशीन्स इंप्लाइड लेस हैंड लेबर एंड लोअर एम्प्लॉयमेंट नीड्स। अब क्या था ना बच्चा, जैसे न्यू इन्वेंशंस होते थे ना, इन न्यू इन्वेंशंस को है ना लोगों के द्वारा डिसरिगार्ड और हेटेड किया जाता था। क्यों किया जाता था? किन लोगों के द्वारा सर? जो ये वर्कर्स होते थे ना, इन वर्कर्स क्या करते थे? इनको डिसरिगार्ड करते थे, हेटेड करते थे। क्यों करते थे सर? क्योंकि मशीन्स के इन्वेंशंस के कारण उनका जो प्रोडक्शन है, जो उनका जो एक है एम्प्लॉयमेंट है ना, वो जाना शुरू कर दिया था। ऐसा क्यों था सर? क्योंकि मशीन्स के कारण अब जो हैंड लेबर की जो रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड थी ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी और इसी के कारण उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट जो था ना, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। फिर हम आगे देखते हैं क्या, द स्पिनिंग जेनी वाज वन सच मशीन। अब एक स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में हम समझते हैं। जैसे उससे पहले क्या था सर? एक चरखा हुआ करता था, एक वन व्हील यान मेकिंग मशीन हुआ करती थी। इतना आप समझ लीजिए, जहाँ पे क्या कितने यान बनते थे? वन टाइम वन यान बनता था। पर स्पिनिंग जेनी मशीन के आने के कारण क्या था ना, वन टाइम इन सिंगल टाइम में कितने यान बन सकते थे? 9 to 10 यान एक साथ बन सकते थे। मतलब क्या था सर? प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था और जो हैंड लेबर है वो धीरे धीरे कम हो रहा था। जो वुलन इंडस्ट्री में थी ना, वो इसको अपोज कर रही थी और इसको डिस्ट्रॉय करने की मांग कर रही थी कि सर इस जो स्पिनिंग जेनी मशीन है इसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि इन्होंने उनका है ना जगह ले ली थी, उनका एक प्लेस ले लिया था लेबर मार्केट के अंदर। अब कम लोगों की जरूरत थी सर, किसके प्रोडक्शन के लिए सर? वुलन इंडस्ट्री में कम लोग, किसके प्रोडक्शन के लिए? कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में क्या था सर? वो अपनी जॉब्स जो उनका एम्प्लॉयमेंट था वो धीरे धीरे उनके हाथों से निकलता जा रहा था। बिफोर सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ब्रिटेन इंपोर्टेड सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया इन वास्ट नंबर। पहले क्या था बच्चा, जब ये टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी ना, तब है ना ब्रिटेन इंडिया से सिल्क और कॉटन का क्या कराया करता था? इंपोर्ट कराया करता था। फाइन टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया वर इन हाई डिमांड इन इंग्लैंड। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया किसका प्रोडक्शन करता था? फाइन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करता था। और इसी फाइन टेक्सटाइल की जो सबसे ज्यादा जो डिमांड थी ना, वो कहाँ थी? इंग्लैंड में थी। क्योंकि इंग्लैंड में कौन लोग रहते थे? एरिस्टोक्रेट्स रहते थे, अपर क्लास रहते थे। और अपर क्लास के बीच में हैंडीक्राफ्ट या फिर जो हैंडमेड जो गुड्स होते थे, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहा करती थी। उन्हें क्या चाहिए होते थे सर? उन्हें फाइन टेक्सटाइल चाहिए होते थे। उन्हें कोर्ट से टेक्सटाइल से कोई मतलब नहीं था। When the East India Company attained political power, they exploited the weavers and textile industry in India to its full potential, often by force for the benefit of Britain। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही उसको पॉलिटिकल पावर गेन होती है ना, तो वो क्या करती है? जो हमारे इंडिया का जो वीवर है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती है अपने फुल पोटेंशियल से, बाय फोर्स। भले ही वो अपना उसके लिए फोर्स लगाए, भले ही वो उसको मनी से परचेज करे, पर इसके कारण जो ब्रिटेन है उसको क्या हो रहा था? बेनिफिट हो रहा था। लेटर मैनचेस्टर बिकेम द हब ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन। इसके बाद क्या होता है? अभी तक तो जो इंडिया था ना, उसकी इंपॉर्टेंस थी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, पर अब क्या होता है सर? मैनचेस्टर आ जाता है। मैनचेस्टर बिकेम द हब ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन। अब क्या है? मैनचेस्टर एक हब बन जाता है किसका सर? कॉटन प्रोडक्शन का। सब्सिक्वेंटली इंडिया वाज टर्न इनटू द मेजर बायर ऑफ द ब्रिटिश कॉटन गुड्स। अब इसी के तहत, इसी के कारण क्या होता है? अब इंडिया जो है ना, इंडिया अब है ना सेलर से क्या बन जाता है? बायर बन जाता है। बायर किसका बन जाता है सर? मैनचेस्टर गुड्स का बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि सर जो इंडियन फाइन टेक्सटाइल है ना, उनकी जो कॉस्ट है, उनकी जो प्राइस है, वो बहुत हाई हुआ करती थी। जबकि जो मैनचेस्टर गुड्स है ना, उनकी जो प्राइस है, उनकी जो कॉस्ट है ना, वो बहुत कम हुआ करती थी, वो चीप हुआ करते थे। और इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे सभी लोग है ना पॉवर्टी की उस टाइम मार झेल रहे थे, तो उस समय
जो एक है ना मैनचेस्टर जो गुड्स थे, जो चीपर गुड्स थे ना, उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही थी इंडिया में। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश फैक्ट्रीज वर टू बिजी प्रोवाइडिंग फॉर वॉर नीड्स, हेंस डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल रोज वंस अगेन। अब क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती है, ब्रिटिश फैक्ट्रीज होती है ना, वो वॉर रिलेटेड गुड्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। ऐसे में जो इंडियन जो टेक्सटाइल है ना, उसकी डिमांड फिर से वापस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सर ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ लग रखी थी? वॉर रिलेटेड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में लग रखी थी। और ऐसे में इंडिया जो था, इंडिया फिर से अपनी जो पोजीशन है उसको गेन करना शुरू कर दिया था। द हिस्ट्री ऑफ कॉटन इन ब्रिटेन इज रेप्लेट विद सच फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो ये डिमांड एंड सप्लाई है ना, ब्रिटेन के अंदर जो ये प्रोडक्शन जो था वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता था। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने तो पूरे इसके डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, पूरा इसको डिस्ट्रैक्ट करके रख दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद भी अब मैनचेस्टर जो है अपनी जो पहले वाली जो पोजीशन है उसको वापस अटेंड नहीं कर पाता। इंडिया से तो वो कम्पीट कर ही नहीं पाता, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी वो जापान से कम्पीट नहीं कर पाता। फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसा क्या था सर कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना वो बूम होता है सर कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जैसा कि अभी हमने देखा, अभी उस क्वेश्चन के अंदर हमने पूरी एक कि आखिर सर हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा है। ऐसे में हम समझ सकते हैं सर कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में बूम किस कारण से? सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण से क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज थी ना, वो किसको प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया? तो उन्होंने वॉर रिलेटेड गुड्स का उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। इसके कारण अब जो इंडियन टेक्सटाइल है ना, उनकी डिमांड फिर से एक बार क्या है, इंक्रीज हो रही थी। ऐसे में क्या है ना, जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, वो लगातार क्या हो रहा था? बूम हो रहा था। इंडिया विटनेस इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजन है उसके, जिसमें फर्स्ट है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिकेम बिजी एंड प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग वॉर नीड्स। क्योंकि जो ब्रिटिश जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो किसके प्रोडक्शन में और सप्लाइंग में बिजी थी? वॉर नीड्स के सप्लाई में बिजी थी। हेंस दे स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स और क्लोथ्स फॉर कॉलोनियल मार्केट्स लाइक दैट इन इंडिया। ऐसे में क्या था ना, उन्होंने एक्सपोर्ट करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। किनका सर? गुड्स और क्लोथ्स का एक्सपोर्ट करना अपने कॉलोनियल मार्केट में उन्होंने करना बंद कर दिया था। फिर हम देखते हैं, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज टू फिल इन एम्प्टी इंडियन मार्केट विद देयर प्रोडक्ट्स। अब क्या था ऐसे में कि जब मैनचेस्टर जो है, जो ब्रिटेन जो है, वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था इंडिया में, तो एक है ना स्पेस है ना, एक स्पेस बन जाता है। उस स्पेस का है ना बेनिफिट कौन उठा लेते हैं? उस स्पेस का बेनिफिट कौन उठा लेते हैं? जो इंडियन इंडस्ट्रीज होती है ना, वो उस स्पेस का बेनिफिट उठा लेती है और वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इट वाज डन सो देयरफॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। इसी के कारण जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंडिया में बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो अब डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ऑल्सो द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट आस्क्ड द इंडियन फैक्ट्रीज टू सप्लाई द वॉर नीड्स लाइक जूट बैग्स, क्लोथ और आर्मी यूनिफॉर्म, स्टैंड्स, लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल सैडल एटसेट्रा। अब क्या था उसके अलावा, अब जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, वो भी अब डिमांड कर रही थी हमारी इंडस्ट्रीज से कि आप सप्लाई करिए वॉर रिलेटेड गुड्स को। फिर हम आगे देखते हैं, द इंक्रीज डिमांड्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेड टू द सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्रीज एंड ओल्ड वंस इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अब ऐसे में जब डिमांड इंक्रीज होती है ना, तो इस डिमांड इंक्रीज होने के कारण, इस डिमांड को फुलफिल करने के कारण कई सारी नई फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। कई जो पुरानी इंडस्ट्रीज जो थी, जो पुरानी हमारी पहले से जो फैक्ट्रीज थी, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाता है। अब हमारे सामने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आखिर आप प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या समझते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ फेज व्हेन देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। अब ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक फेज था जब ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा रहा था? प्रोडक्शन किया जा रहा था, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जा रहा था। बट उस टाइम किसी भी टाइप की फैक्ट्रीज जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी। लार्ज प्रोडक्शन के लिए लार्ज प्रोडक्शन तो किया जा रहा था, पर फैक्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। फैक्ट्री सिस्टम उस टाइम नहीं आया था, विच वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, जो किस पे बेस्ड नहीं था? फैक्ट्री पे बेस्ड नहीं था। दिस वॉज फेज इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगन टू एस्टैब्लिश इन इंग्लैंड एंड यूरोप। ये वो फेज था जब इंग्लैंड और यूरोप जैसी जो कंट्रीज थी, जो यूरोप जैसे नेशंस थे ना, वहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस पीरियड में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पूरी करने के लिए एक होता है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर एक होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जा रहा था। फिर हम अब आगे देखते हैं, क्या सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट लेड टू एक्सपेंशन इन हैंडलूम एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन बिटवीन 1900 एंड 1940। अब ऐसा क्या था कि एक्सपेंड हो रहा था? क्या सर? हैंडलूम क्राफ्ट प्रोडक्शन कब से कब तक सर? 1900 टू 1940 तक। हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी विच हेल्प इन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिवली पुशिंग अप द
कॉस्ट। अब क्या था, ऐसा क्या था कि हैंडलूम जो इंडस्ट्री थी ना वो क्या हो रही थी, बूम हो रही थी 1900 से 1940 के बीच में, क्योंकि सर जो हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स जो थे ना उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। वो उन्हीं टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे थे जो उनकी जो कॉस्ट है ना उसको ज्यादा वो बढ़ाती नहीं थी। बाय द सेकंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द वेवर्स स्टार्टेड यूजिंग लूम्स विद अ फ्लाई शटल। अब क्या था, जैसे ही सेकंड डिकेड शुरू होता है, कब का सर, 20th सेंचुरी का जैसे ही सेकंड डिकेड शुरू होता है तो मोस्ट ऑफ दी वेवर्स है ना अपने फ्लाइंग जो मोस्ट ऑफ दी वेवर्स ने अपने लूम्स में फ्लाई शटल का यूज करना शुरू कर दिया था। इसके कारण उनका जो प्रोडक्शन था ना अब वो इंक्रीज हो रहा, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। इसके कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी ना पर वर्कर वो इंक्रीज हो रही थी। प्रोसेस जो था स्पीड अप हो रहा था, प्रोडक्शन जल्दी जल्दी हो रहा था एंड रिड्यूस दी लेबर डिमांड, और लेबर की जो डिमांड थी वो रिड्यूस हो रही थी। देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन, और इसी के साथ साथ कई और भी है ना स्मॉल इनोवेशंस हो रहे थे जिन्होंने हेल्प किया वेवर्स को टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, ताकि वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सके एंड कम्पीट विद द मील सेक्टर, और जो मील सेक्टर है उसके साथ वो कम्पीट। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द्वारकानाथ टैगोर एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ बंगाल। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, एक एंटरप्रेन्योर थे, कहाँ के सर, बंगाल के। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था सर वो हम देखने जा रहे हैं। द्वारकानाथ टैगोर बिलीव दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो द्वारकानाथ टैगोर थे ना उनका ये मानना था कि अगर इंडिया को डेवलप होना, अगर इंडिया डेवलप होगा तो किसके थ्रू होगा, वो वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होगा। हम वेस्टर्नाइजेशन होंगे, हम वेस्टर्नाइज होंगे, और इसके साथ साथ जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज शुरू करेंगे ना तब हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकेंगे, डेवलप हो सकेंगे। ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया शिपिंग बिजनेस में, शिप बिल्डिंग में, माइनिंग में, बैंकिंग में, प्लांटेशन में एंड इंश्योरेंस सेक्टर में। इन सेक्टर्स में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उन्होंने जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्चून इन चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से पहले वो क्या करते थे, चाइना ट्रेड करते थे। सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन द 1830s एंड 1840s। 1830 से 1840s के बीच में उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज को क्या किया, सेटअप किया। तो बच्चा आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। पहले हम एक बार इसका पूरा रिकैप देख लेते कि आज हमने क्या क्या देखा है। अब क्या था, 17th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे ना वो टाउन्स से कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, वो टाउन से शिफ्ट हो रहे थे विलेजेस पे। क्यों शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि ट्रेड गिल्ड उनको ट्रेड करने नहीं दे रहा था, उनका जो ट्रेड है ना वो एक्सपेंड करने नहीं दे रहा था। और इसी के साथ साथ जो ट्रेड गिल्ड्स थे उनके पास क्या था, पूरा ट्रेड का कंट्रोल था, ट्रेड का कंट्रोल था, रॉ मटेरियल का कंट्रोल था, एम्प्लॉयज का कंट्रोल था। इसी के कारण वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वो विलेज सेक्टर या फिर जो हमारा कंट्री साइड था ना वहां पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में फिर हम आगे देख, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। आखिर ऐसा क्या था कि जो पोर्ट ऑफ सूरत है, मतलब जो हमारे ओल्ड पोर्ट्स थे ना उन्होंने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में। क्यों करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास पॉलिटिकल पावर आ चुकी थी, उसके पास मोनोपोली राइट आ चुके थे ट्रेड के। ऐसे में उसने अपना जो भी बिजनेस था, जो भी अपना जो ट्रेड था ना वो सेटअप कर लिया, तो वो अपना शिफ्ट कर लिया था कहाँ पे सर, उसके खुद के जो पोर्ट्स थे ना वहां पे। ऐसे में जो हमारे ओल्ड पोर्ट्स थे ना वो डिक्लाइन होना शुरू कर दिए थे। अब आगे हम देखते हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्तास। हमने गोमास्तास का देखा सर कि गोमास्तास को क्यों अपॉइंट किया जाता था, वो कैसे एलिमिनेट करते थे ट्रेडर्स, एंड ब्रोकर्स को। और इसके अलावा हमने फिर देखा कि वो कैसे एडवांस के थ्रू उनको सुपरवाइज किया करते थे, उनको कंट्रोल किया करते थे उनकी लाइफ को। फिर हमने आगे देखा राइट, ट्रू एंड फॉल्स हमने देख लिया था कि एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी 80% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन यूरोप वाज एम्प्लॉयड इन द टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। फॉल्स है। फिर हम आगे देखते हैं द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th सेंचुरी। ये कैसा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर हम आगे देखते हैं द अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। फिर हमने देखा द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल इनेबल हैंडलूम वर्कर्स टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, ये वाला स्टेटमेंट। फिर हम आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने समझा कि सर ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन था जिसमें फैक्ट्रीज को सेटअप नहीं किया गया था, फिर भी इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा था और इस फेज के अंदर फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई थी। फिर हम आगे देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेम क्वेश्चन है। फिर हम आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रीफर हैंड लेबर ओवर मशीन। आखिर ऐसा क्यों था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है 19th सेंचुरी में हैंड लेबर को प्रीफर कर रहे थे ओवर मशीन्स के ऊपर वो किसको प्रीफर कर रहे थे, हैंड लेबर को कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन के हमने अच्छे से देख लिया था सर ऐसा क्यों था, मशीन की कॉस्ट थी, उसके अलावा लेबर जो है वो सस्ता था, तो इसलिए उनके पास कोई रीजन नहीं था मशीन के ऊपर शिफ्ट
होने के लिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोक्योर रेगुलर सप्लाई, अपनी जो सप्लाई है ना रेगुलर सप्लाई, उसको कैसे मेंटेन किया था, ताकि जो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल है ना इंडियन वेवर से अच्छी तरीके से, ताकि जो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल है वो इंडियन वेवर्स से क्या कर सके, अच्छे तरीके से सप्लाई कर सके। इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया था सर, उन्होंने जो भी ट्रेडर्स थे उनको क्या कर दिया था, प्रिवेंट कर दिया था, एडवांसेस के थ्रू पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लिया था, और गोमास्तास के थ्रू उन्होंने पूरे मार्केट को सुपरवाइज किया था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन, राइट योर पीस यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। इस पूरे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, हम चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था इंडिया में वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बूम करने क्यों लग गया था, क्योंकि सर जो ब्रिटेन में बेस्ड जो फैक्ट्रीज थी ना, अब वो वॉर रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दिया था। ऐसे में जो टेक्सटाइल था वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, और भी जो वॉर रिलेटेड गुड्स है उसका प्रॉपर प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने, जो ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी कॉलोनीज जैसे कि इंडिया को बोला कि सर उनके इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी उनको बोला कि सर अब आप भी क्या करिए, वो रिलेटेड गुड्स का क्या करिए, प्रोडक्शन करिए। इसके कारण एक अच्छी डिमांड जनरेट होती है, और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना वो है ना अपना काम, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज है नई नई फैक्ट्रीज को लगाती है, और इसके साथ जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। फिर हम FAQ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट लेड टू एक्सपेंशन इन हैंडलूम क्राफ्ट प्रोडक्शन बिटवीन 1900 टू 1940। अब ऐसा क्या था जो हैंडलूम क्राफ्ट प्रोडक्शन था ना उसका एक्सपेंशन हुआ था, कब हुआ था सर, 1900 से 1940 के बीच में। ऐसा क्यों था सर, क्योंकि जो हैंडलूम प्रोडक्शन जो कर रहे थे, जो क्राफ्ट पर्सन से वो क्या कर रहे थे, अब ज्यादा से ज्यादा मशीनरी, जो नए नए इनोवेशन है उसका यूज कर रहे थे। जैसे कि हम एक इनोवेशन देखते हैं जिसका नाम था फ्लाई शटल के थ्रू उन्होंने प्रोडक्टिव पर वर्कर को क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द्वारकानाथ टैगोर एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ बंगाल। द्वारकानाथ टैगोर का हमने देखा कि द्वारकानाथ टैगोर का विजन हमने समझा कि वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ही इंडिया को डेवलप किया जा सकता है, और इसी के लिए उन्होंने शिपिंग, बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन और इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज सेक्टर के अंदर उन्होंने अपना क्या है, इन्वेस्टमेंट किया। इसी के साथ साथ उन्होंने 6 ज्वाइंट कंपनीज 1830 से 1840 के बीच में क्या करी है, एस्टैब्लिश करी है। तो बच्चा आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।